Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome to the another video. My name is Rihitin and I'm a CBSE 11th grade Humanity student. So basically आपको टाइटल एंड थंबनेल देखकर पता चल गया कि आज की वीडियो किस पे होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दैट हाउ टू रीड एनसीईआरटी इन द बेस्ट वे, कि आप एक अच्छे तरीके से व्हाट इज द बिग बेटर वे और व्हाट इज अ गुड वे टू रीड एनसीईआरटी। आई एम नॉट सेइंग दिस इज एन ओनली गुड वे, बट ये एक मेरा तरीका है जो कि मैंने यूज़ करके देखा है, मैंने ट्राई करके देखा है और ये मुझे काफ़ी सही लगा। एंड इस तरीके को यूज़ करके मैंने अपने मिड टर्म्स में I'm not saying that I scored very good marks or very great marks, but yeah, I scored decent marks in history and political science. I scored 45 out of 50 in history and political science and economics में मैंने पहले से improve किया है। And इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ जो भी शेयर करूँगा वो रिवॉल्व होने वाला है ऑल अराउंड मेरे जो मेरे मेन सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इन तीनों को मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि आपको एनसीईआरटी की रीड कैसे करनी चाहिए या फिर जो भी आप टेक्स्ट बुक है आपकी उसको आपको कैसे रीड करना चाहिए। सबसे हमें ये तो पता है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, सब बोलते हैं, बट हमें उसको करने का एक अच्छा तरीका नहीं पता। तो मैं आज की वीडियो में आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपनी डायरी में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको देख के एंड मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो हाँ, आज की वाली वीडियो पूरी देखना बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और मैं सच बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद और इस टेक्निक को फॉलो करने के बाद आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के वो लंबे लंबे नोट्स जो आप बनाते हो वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ टाइम से अगर यू आर माई रियल सब्सक्राइबर और व्यूअर, तो कुछ टाइम से आपने देखा होगा कि मैं अपने टेलीग्राम पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के नोट्स नहीं भेज रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग के मतलब जब क्लास स्टार्ट होती है 11th, तो स्टार्टिंग में 2-3 चैप्टर के नोट्स भेजे, उसके बाद नहीं भेज रहा हूँ बिकॉज मैंने खुद ही नोट्स नहीं बनाए हैं। मैं एक अलग टेक्निक फॉलो करने वाला हूँ एंड नोट्स वाली वीडियो मैंने बना रखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। उसका पार्ट 2 भी आने वाला है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना। तो हाँ, ये देखने के बाद आपको नोट्स बनाने की इतनी कोई वो भी नहीं लगेगी कि नहीं नोट्स बनाने हैं, बिकॉज जैसे वाले लॉन्ग नोट्स आप बनाते हो वो उसका कोई इतना फायदा नहीं रहता है, स्पेशली इन आर्ट्स स्ट्रीम। हम अपने मेन कंटेंट पे आ जाते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले जब फर्स्ट रीडिंग लोगे, फॉर एग्जांपल आप कोई भी सब्जेक्ट का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए हम बाद में अच्छे से करेंगे बट बताऊंगा मैं। बट अभी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं बता रहा हूँ, जब आप फॉर एग्जांपल आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हो, आपको उस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आपको उसे कैसे स्टार्ट करना है और मैं उसे कैसे स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक चैप्टर को न्यू है, उसमें क्या है हमें कुछ नहीं पता, तो हमें उसके स्टार्टिंग के 1 से 2 पेज या फिर 1 पेज में जो हमें इंट्रोडक्शन दिया होता है वो पढ़ना है। बेसिकली हर चैप्टर के स्टार्टिंग के 1 से 2 पेज में उसका इंट्रोडक्शन दिया होता है और बताया होता है कि उस पूरे चैप्टर में आगे क्या क्या होने वाला है और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको उसे पढ़ लेना है। एंड ये बात ध्यान रखना कि कोई अपना हाइलाइटर कोई पेंसिल लेके नहीं बैठना, बिकॉज अभी हमें चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो या तो हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगेगा, तो हमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा क्योंकि हमें चैप्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसीलिए आपको भी अपने साथ भी कुछ भी मटेरियल नहीं लेके बैठना, जस्ट आपको फिंगर से अपनी रीडिंग करते हुए चलना है, कुछ भी मार्क नहीं करना है। तो हाँ, जब आप 1 से 2 पेज रीड कर लोगे तो आपके दिमाग में थोड़ा सा तो कुछ घुसेगा कि हाँ, इस चैप्टर में बेसिकली क्या बताने वाले हैं। उसके बाद आप उस चैप्टर को पढ़ना है, जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी लेक्चर, कोई भी यूट्यूब से वीडियो क्लास, आपको वहां से उसको पढ़ना है। अब मैंने जो एक चीज नोटिस की जो मेरे साथ होती है कि जब मैं अपना लेक्चर देखता हूँ अपने बैच का, जो मैंने बैच लिया हुआ है, तो मुझे फॉर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस इस सब थ्योरी सब्जेक्ट, तो उसमें कई बार इतना बोर हो जाता हूँ या फिर मैं लेक्चर के बीच में एकदम नींद आने लगती है, आंखें बिल्कुल सकते हैं, सोने का मन करता है, बिकॉज वो फुल्ली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। हमें कुछ इतना न्यूमेरिकल्स इकोनॉमिक्स की तरह साथ साथ नहीं सॉल्व करने पड़ते, इतना कुछ नहीं करना पड़ता, तो इसलिए बोर होता है बिकॉज उसमें पूरी थ्योरी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब बेस्ट टेक्निक कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, मतलब एक टॉपिक का लेक्चर देखा, समझा उसको अपने टीचर से, देन उसी टॉपिक को आपको अपने साथ में आपको अपनी एनसीईआरटी पे रखनी है एंड उसमें से पढ़ना है। एंड सर ने इंपॉर्टेंट या टीचर ने कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन की यहाँ से 1 मार्कर बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, वो तो बताया ही होगा। तो आपको साथ में उसको मार्क करते चलना है, ऊपर लिख लेना है कि एमसीक्यू बन सकता है। यहाँ से आपकी जो एमसीक्यू वगैरह की वो है कि एमसीक्यू कहाँ से आएंगे, इस सब की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। साइड बाय साइड कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं इंग्लिश में जो लिखे होते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता, तो उसको मैं तो नहीं कहूँगा डिक्शनरी में फादर को, बिकॉज आजकल डिक्शनरी इतना कोई नहीं रखता है। तो हाँ, गूगल वगैरह से जहाँ से भी देखना हो तो वहाँ से देखिए उसका हिंदी मीनिंग लिख लेना, ताकि आपको जो भी आप क्वेश्चन आंसर उसके लर्न करो, बिकॉज इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर होते हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में, उसको लर्न करने में डिफिकल्टी आती है। तो वो इसीलिए आती है बिकॉज कई बार हम उसे रट्टा मारते हैं और हमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, इनका मतलब ही हमें नहीं पता होता कि इनका मतलब क्या है एक्चुअली में, तो इसलिए हम उनको फिर रट्टा मार लेते हैं और वो समझ आते नहीं है। तो उनका हिंदी मीनिंग हमें पता होगा, उनका मतलब हमें बताओगे इन वर्ड्स का मतलब क्या, तो हम उसको रट्टा मार के नहीं, हम उसको समझ के कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, पहले एक उसकी मतलब क्लास देखो एंड देन उसको एनसीईआरटी में से पढ़ो। ये आपको पूरे चैप्टर तक करते हुए चलना है, इससे आपको ना बोर होगे ना कोई नींद आएगी। एंड आपको ये भी नहीं होगा कि मैं पहले क्या करता था कि पूरी क्लास पूरा लेक्चर एक ही उसमें देखता था कि एक ही फ्लो में, एंड देन लास्ट में क्या ब्लैंक, कुछ ढंग से समझ ही नहीं आया, सब कुछ हॉच पॉच हो गया, कंफ्यूजन हो गई कि किस टॉपिक में क्या था। तो ये वाली प्रॉब्लम भी आती है, तो ये वाली प्रॉब्लम ना हो इसके लिए ये बेस्ट वे है कि आप एक टॉपिक करो, देन उसको बुक में से पढ़ो, देन एक टॉपिक समझो, फिर उसको बुक में से पढ़ो, एंड देन आपने चैप्टर समझ लिया, देन जब आप सेकंड रीडिंग करोगे तो वो आप करोगे खुद से पूरे चैप्टर की टॉपिक बाय टॉपिक, जिसमें आपको कोई वीडियो कोई लेक्चर नहीं देखना है, खुद से सेल्फ रीडिंग लगानी है, जिसमें कि आप अपने साथ पेंसिल रखोगे, हाइलाइटर रखोगे, बिकॉज अब तक आपको चैप्टर समझ आ चुका है, आपको नॉलेज हो चुकी है थोड़ी बहुत कि चैप्टर में क्या है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो थोड़ा बहुत रह गया अभी तो वो हम अभी रीडिंग करके समझ लेंगे। तो आपको अपने साथ हाइलाइटर या फिर पेंसिल रखनी है एंड जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करते चलना है। एंड प्लीज पूरी बुक को रंग बिरंगा मत करना, जैसे कि मैंने कई बार देखा है कि लोग इतने कलर के हाइलाइटर रखते हैं, पूरी बुक को रंग बिरंगा कर देते हैं, वो मत करना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उससे कुछ नहीं होता, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हाँ, वो अलग बात है कि सबका अपना अपना तरीका होता है, बट मेरे हिसाब से उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो बस एक ही कलर का हाइलाइटर रखना है एंड जो भी इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा थोड़ा मार्क करते रहना, सारे लाइनों को मार्क नहीं करना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स जो कि आपको क्वेश्चन आंसर फ्रेम करने में हेल्प करेंगे, जो कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि अगर आपने उसको अपने आंसर्स में, अपने आंसर शीट में लिख दिया तो जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको पता लगेगा हाँ, इस
बच्चे ने पढ़ा है, इसने कीवर्ड्स लिखे हैं चैप्टर, इसने चैप्टर खुद से पढ़ा है, तो आपको मार्क्स जरूर देगा। तो ऐसे चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ लाइंस होती है, तो उनको आपको मार्क करते हुए चलना है। एंड जब आप थर्ड रीडिंग करोगे, फॉर एग्जांपल आपको चैप्टर की रिवीजन करनी है, तो जब उस रिवीजन करोगे तो आपको वो ऑब्वियसली आप जो अपने आपने हाईलाइट किया है उनको पे आप ज्यादा ध्यान दोगे, आप उनको पढ़ोगे। तो दिस इज व्हाट अ स्मॉल वे और एक छोटी सी टेक्निक है जो मैं फॉलो करता हूँ, और अब मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिए हैं और ये मुझे सच में हेल्पफुल कर रही है। तो आई थॉट कि आप लोगों को भी बता दूं। एंड फॉर इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। एंड अभी एक बता दूं डिस्क्लेमर, मेरे पास ज्योग्राफी के लिए मत पूछना, बिकॉज मेरे पास ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे उसके बारे में ऑब्वियसली नॉलेज नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। जिनके पास ज्योग्राफी है आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, मेरे पास ज्योग्राफी नहीं है तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता उसके बारे में। इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में मैं क्या करता हूँ, मैंने काफी, आपने देखा होगा, अगर मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे हैं स्टडी ब्लॉग्स, तो आपने देखा होगा कि मैंने कितने ही तरीके ट्राई कर लिए। कभी नोट लेक्चर के साथ नोट्स बना रहा हूँ, कभी लेक्चर के बाद बुक से नोट्स बना रहा हूँ, कभी लेक्चर से पहले कुछ नोट्स बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, बट मुझे कोई भी तरीका काम नहीं आया। मुझे तरीका क्या काम आया, लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलूं, अपनी एक नोट्स की अलग से रजिस्टर रखो फॉर इकोनॉमिक्स, एंड लेक्चर के साथ नोट्स बनाते हुए चलूं। उसमें ज्यादातर इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो साइड बाय साइड जैसे टीचर करा रहे हैं आपको साइड बाय साइड न्यूमेरिकल्स करो उनको, तभी आपको इससे क्या होगा, आपको एक न्यूमेरिकल करने का इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा। एंड आपको अपनी वीडियो मतलब लेक्चर ऑन रखना है, देन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कि आपकी उससे स्पीड भी बढ़े। मैंने करके देखा, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मेरी लाइक स्पीड बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी, कि आपकी उससे स्पीड भी बढ़ेगी। आप ये सोचो कि मुझे टीचर से पहले इस क्वेश्चन को खत्म करना है, इसका आंसर निकालना है, तो ये वाली काफी हेल्प करता है। इकोनॉमिक्स में तो नींद आने की इतनी कोई बात रहती नहीं है, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो और साइड बाय साइड नोट्स बना रहे हो, तो आप लिखते रहोगे, आपके हाथ चलते रहेंगे, तो वो बोर वाला सिस्टम तो इकोनॉमिक्स में नहीं काम करेगा, बिकॉज उसमें तो काफी इंटरेस्ट आता है, बिकॉज आप साइड बाय साइड नोट्स बना रहे हो। वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय, नाउ वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो।